500 पहुंच गया आज। हाँ, तो जीवित हैं, काफी है इतना। एक 3 साल ये चला लो एयर प्योरीफायर, कुछ करेगा तो बेचारा। एक 3 साल का लड़का बिल्ली को कुत्ता समझता था जब तक कि उसने बिल्ली की म्याऊं नहीं सुनी। इससे उसके दिमाग में असंतुलन पैदा हो गया। बच्चे के दिमाग में अनुकूलन का सही क्रम बताइए कि वो अडेप्ट कैसे करेगा। अब असंतुलन पैदा हुआ है, पहले कुछ डॉग उसने एसिमुलेट करके रखा होगा, डॉग उसके दिमाग में एसिमुलेटेड होगा कि ऐड कर रखा होगा डॉग, तभी तो पहचान पाया डॉग क्या होता है। बात तो सही है, ठीक। फिर आता है आपका नई सिचुएशन, यही होता है ना, नई सिचुएशन आती है। नई सिचुएशन में क्या होगा, आपका म्याऊं की आवाज आई तो क्या हुआ, थर्ड डिसइक्विलिब्रियम, डिसबैलेंस क्रिएट हो गया, ठीक। अब क्या करना पड़ेगा, एकोमोडेट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, पुराने स्कीमा में मॉडिफिकेशन लाना पड़ेगा, फोर्थ स्टेप। और फिर से क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम, बैलेंस की स्थिति हो जाएगी कि हाँ म्याऊं अलग होती है और भौं भौं अलग होता है, ठीक। तो पहला क्या है, सेकंड ऑप्शन यहीं पे है। फिर फोर्थ, सेकंड के बाद सीधा फोर्थ, इक्विलिब्रियम आ गया। कौन से नशे हैं ये, हैं? देखना एक बार, सेकंड के बाद फोर्थ, सीधा एसिमुलेशन के बाद इक्विलिब्रियम था पहले से। कह सकते हो इसको भी आप, कह सकते हो कि एसिमुलेट किया हुआ था, डॉग को दिखा, इक्विलिब्रेशन क्रिएट हुआ। फिर थर्ड सिचुएशन क्या आई, नई सिचुएशन आई। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद डिसइक्विलिब्रियम हुआ। फिर फिफ्थ सिचुएशन आती है, एकोमोडेट करता है बच्चा। ऐसे भी देखा जा सकता है क्योंकि और कोई कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा। ऐसे इसलिए देखा जा सकता है क्योंकि आपने देखा यहाँ कि एक आत्मसातीकरण, यानी दिमाग में डॉग का स्कीमा पहले से था, ठीक। फिर आती है आपकी नई सिचुएशन, सेकंड के बाद फोर्थ। हाँ, तो डॉग का स्कीमा था तो उसके दिमाग में तो बैलेंस है ना कि ये डॉग होता है, ये भी डॉग होता है, बात खत्म, ठीक। अब उसके सामने नई स्थिति आई है, फिर असंतुलन पैदा हुआ। जब उसने देखा, जब तक ये भौंका नहीं था तब तक तो संतुलन ही था ना। जब तक डॉग की बार्क उसने नहीं सुनी थी तब तक तो म्याऊं नहीं सुनी थी जब तक बिल्ली की, तब तक इक्विलिब्रेशन था कि हाँ मेरे दिमाग में डॉग का स्कीमा सेट है, ये भी डॉग है। लेकिन जैसे ही वो बिल्ली जो है म्याऊं करती है तो असंतुलन की स्थिति तब पैदा होती है। फिर आप क्या कर रहे हैं, फिर आप कर रहे हैं समायोजन, चेंज करेंगे पुराने स्कीमा में और जाकर के फिर इक्विलिब्रेशन की स्थिति बनेगी। इक्विलिब्रेशन तो अब मतलब हो गया, इक्विलिब्रेशन पहले ही था, इसमें 2 बार तो यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये होगी कहानी। फिर से एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि पहले क्या हुआ, आपका एसिमुलेशन, दिमाग में आपके डॉग का स्कीमा था। साफ करके फिर से समझते हैं, देखो डॉग का स्कीमा था, एसिमुलेशन, ठीक। अब क्या हुआ आपके सामने, जब बिल्ली आई और आपने देखा हाँ ये डॉग है, मेरे दिमाग में भी डॉग का स्कीमा है, बैलेंस है। जब तक बिल्ली ने म्याऊं की आवाज नहीं की तब तक सिचुएशन यही थी, ठीक है। फिर आती है नई सिचुएशन, जब उसने म्याऊं की आवाज की। अब नई सिचुएशन के बाद जैसे ही म्याऊं की आवाज हुई तो अब दिमाग में बैलेंस नहीं रहा। जो दिमाग में बैलेंस था कि हाँ ये डॉग है, 4 पैर हैं, 1 पूंछ है, वो बैलेंस अब खो चुका है। तो अब इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एकोमोडेट करना पड़ेगा, जो कि थर्ड ऑप्शन के हिसाब से फिर हम यहाँ जा पा रहे हैं। क्योंकि यही प्रक्रिया चलती रहती है तो इसलिए इक्विलिब्रियम मुझे लगा कि बाद में आएगा, वही सेम चीज रिपीट होती रहेगी कि फिर से बैलेंस बन गया, फिर से बिगड़ गया। वो जो आपका पूरा चार्ट है, मैं यहाँ लगाना भूल गई हूँ, पियाजे की थ्योरी में शायद लास्ट क्लास में किया भी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। असर्शन क्या है, अभिकथन। इमोशंस आर इररेलेवेंट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन, यानी नई जानकारी सीखने और समझने की प्रक्रिया में भावनाएं जो है वो अप्रासंगिक हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है इमोशंस। ये कहना गलत है। इमोशंस इंपॉर्टेंट हैं लर्निंग में। ये जो 4 प्रकार हैं डेवलपमेंट के, PCSE, सोशियो इमोशनल जो लास्ट में आ रहा है, तो इमोशंस इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप अच्छे से पढ़ते हैं उस दिन, ठीक है ना। रीजन क्या है इसका, लर्निंग इज प्योरली कॉग्निटिव प्रोसेस एंड इज अनअफेक्टेड बाय स्टूडेंट्स इमोशनल स्टेट्स, यानी इमोशंस का लर्निंग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये कहना भी गलत होगा। कॉग्निशन और इमोशन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, आपका दिमाग और दिल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आपका दिमाग आपकी भावनाएं, आपकी थिंकिंग, आपकी फीलिंग्स को और वाइस वर्सा प्रभावित करती हैं। तो ये दोनों ही बातें गलत हो गई, बोथ AR फॉल्स, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, बस 2-3 सवाल और हैं, आपका जो ये टेस्ट है पूरा हो गया। बाद में बता के जाना कमेंट्स में कि कितने क्वेश्चंस आप ठीक कर पाए, और कहीं कोई दिक्कत हो तो वो भी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज अलाइंस विद द आइडिया ऑफ लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी। जो अधिगम है वो एक सामाजिक गतिविधि है, यानी समाज में ग्रुप में की जाती है, इस आइडिया के साथ। ये बात कौन कह रहे हैं, जॉन डुई कह रहे हैं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में, प्रगतिशील शिक्षा में, है ना, जहां ग्रुप में सीख रहे हैं बच्चे, लर्निंग बाय डूइंग हो रही है, जिसको लैब स्कूल्स भी खोले गए, है ना, जिसके अंदर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की भी हम बात कर रहे हैं, बच्चा सेंटर में है, समाज के लिए सीख रहा है। एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, ये कहा जा रहा है कि समाज के लिए, प्रेजेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सीखना, है ना,
तो ये प्रैग्मेटिज्म से यानी प्रयोजनवाद से संबंधित हैं। कौन सा एक आइडिया जो सपोर्ट करता है सोशल एक्टिविटी को यानी ग्रुप में सीखने को। सोशल एक्टिविटी का मतलब है ग्रुप में सीख रहे हैं। असाइनिंग इंडिविजुअल वर्कशीट, भाई ग्रुप में सीखने की बात हो रही है तो इंडिविजुअल वर्कशीट क्या करेगी। ग्रुप डिस्कशन, यस। कोऑपरेटिव लर्निंग टास्क, जहां बच्चे मिलकर के कोई प्रोजेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, प्रोजेक्ट मेथड भी इसी से रिलेटेड है, यस। फोकसिंग ऑन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नहीं, कोऑपरेशन की बात होगी यहाँ, सहयोग की, ना कि एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करने की। स्ट्रिक्ट क्लासरूम सिटिंग अरेंजमेंट, नहीं भाई, फ्लेक्सिबल चाहिए हमको, यानी रोज सिटिंग अरेंजमेंट बदलता रहे, रोटेशन में जो होती है आपकी सिटिंग अरेंजमेंट, यानी आज बच्चा ये वाला पीछे बैठे हैं फिर कल वो आगे बैठेंगे, इस तरह से चलता रहे, फ्लेक्सिबल सिटिंग। अच्छा, 3 और चीजें आपको बताया हुआ है प्रोग्रेसिव एजुकेशन में, प्रगतिशील शिक्षा में 3 चीजें को बिल्कुल अहम मान करके चलना है। CCL से बताया हुआ है कि बच्चा बाय नेचर क्यूरियस है, जन्म से ही जिज्ञासु है, सीखने की क्षमता के साथ पैदा होता है ना, जिज्ञासु है यानी नए नए सवाल पूछेगा, वो क्रिएटिविटी की क्षमता के साथ पैदा होता है, कुछ नया करने की क्षमता रखता है। हम ही उसकी क्रिएटिविटी मारते रहते हैं कि दीवारों पे पेन क्यों चला दिया, ये क्यों कर दिया। फिर एबिलिटी टू लर्न, CCL, एबिलिटी टू लर्न, तो हम ये नहीं मान सकते कि बच्चे में सीखने की क्षमता ही नहीं है, बच्चा सीखने की क्षमता के साथ जन्म लेता है, एबिलिटी टू लर्न। बात सही है या नहीं। चलिए, तो ये हुई कहानी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, फटाफट से बताइएगा। इसके अराउंड भी एक क्वेश्चन इस बार आया हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके सामने डाला है। बेंड्यूरा की थियरी से है ये क्वेश्चन वैसे, बट आप डायरेक्टली भी इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं विदाउट दैट थियरी। बताइए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, देखिए। सेल्फ एफिकेसी और अ स्टूडेंट्स बिलीफ इन देयर एबिलिटी टू सक्सीड इन अ टास्क इज इंपॉर्टेंट फॉर मोटिवेशन बिकॉज, आत्म प्रभावकारिता या किसी कार्य में सफल होने की अपनी क्षमता में छात्र का विश्वास प्रेरणा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेल्फ एफिकेसी क्या है, आपका अपनी क्षमताओं में विश्वास कि यार मैंने ठीक से मेहनत की तो एग्जाम निकल जाएगा, मैं निकाल लूंगा या मैं कर लूंगा, ये क्या है, सेल्फ एफिकेसी, आपका अपनी क्षमताओं में विश्वास। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन के लिए, अभिप्रेरणा के लिए कि हाँ मैं कर लूंगा। क्यों, बिकॉज इट रिड्यूसेस द नीड फॉर टीचर सपोर्ट। ऐसा नहीं है कि आपको टीचर सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, आप पढ़ेंगे नहीं, आपको किताबों की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी बात नहीं हो रही है। चाहे आपको जरूरत पड़े ना पड़े, जो भी चाहिए होगा वो आप करके कर लेंगे। ठीक, इट इंक्रीजेस द लाइकलीहुड दैट द स्टूडेंट विल गिव अप इजीली, यानी कि बच्चा इस बात से क्या होगा, बढ़ जाएगा कि बच्चा जल्दी, ये इस बात की संभावना बढ़ जाएगी कि बच्चा जल्दी से गिव अप कर देगा, वो किसी काम में ज्यादा देर तक टिका नहीं रहेगा। नहीं, इससे संभावना बढ़ेगी नहीं बल्कि कम होगी कि वो टिका रहेगा, ये संभावना बढ़ेगी, ना कि छोड़ने की या गिव अप करने की। थर्ड है, इट एनकरेजेस द स्टूडेंट टू पुट इन मोर एफर्ट एंड परसिस्टेंट इन चैलेंजेस। यह छात्र को अधिक प्रयास करने और चुनौतियों में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करता है कि उसमें क्षमता है कुछ करने की, तो अब वो मोटिवेटेड है और वो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दशरथ मांझी को याद कर लीजिए, तो वहां पे हम कहेंगे सेल्फ एफिकेसी का, कमिटमेंट का अच्छा उदाहरण है वो। ठीक, मोटिवेशन अपने आप रहेगी फिर, क्योंकि आपको भरोसा है कि आप कर लेंगे, तो आपको बहुत वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाहर से मोटिवेशन की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, या थोड़ी बहुत ले ली लेकिन फिर से आप अपने काम पे लग गए। ठीक, इट फोकसेस ओनली ऑन द आउटकम ऑफ द टास्क, नहीं आउटकम पे नहीं, ये आपकी क्षमताओं पे बेस्ड है, तो आप गिव अप नहीं करेंगे इजीली। 30th क्वेश्चन देखिएगा, आखिरी सवाल है आज का, और बताइएगा कि कवि क्या कहना चाहते हैं फटाफट से। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 30th, असर्शन है, स्टेटमेंट है, लर्निंग इन स्कूल शुड बी डिटैच्ड फ्रॉम द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चे के संदर्भ या रियल लाइफ से अगर लर्निंग को डिटैच कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, अटैच किया जाना चाहिए, डिटैच नहीं, तो ये बात तो फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि बच्चे के जीवन से जोड़िए, ना कि वो पढ़ाई है जो जीवन से जुड़ा हुआ ही ना हो। बच्चा रहता है इंडिया में, एग्जाम्पल सारे अमेरिका के आ रहे हैं, अब उसको समझ नहीं आ रहा है ना। रीजन क्या है इसका, क्यों करना है ये, बिफोर चिल्ड्रन एंटर स्कूल दे ऑलरेडी हैव अ वेल डिफाइंड वोकैबुलरी एंड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। यानी बच्चे स्कूल में प्रवेश करने से पहले ही उनके पास पहले से एक अच्छी तरह से परिभाषित शब्दावली होती है, प्रॉपर वोकैबुलरी होती है, सारे कॉन्सेप्ट्स की समझ होती है। फिर स्कूल में क्या ताली बजाने आ रहे हैं बच्चे, नहीं भाई, वोकैबुलरी स्कूल में आके, ग्रामर स्कूल में आके बहुत सारी बच्चा सीखता है। हाँ, वो बोलचाल की भाषा एक ठीक ठाक, उसके बाद शब्द भंडार होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी तरह से वेल डेवलप्ड वोकैबुलरी हो गई, ये कहना गलत होगा, दोनों ही बातें गलत हैं, तो बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। ठीक, आगे बढ़ें। आउट ऑफ 30 कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए वो बता दीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, लेट्स लर्न स्क्वाड। 9,63,000 लोग आई थिंक हम जुड़े हुए हैं, किसी भी फेक चैनल से मत जुड़ जाइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा, बाकी अपने साथ बने रहिए। पेपर का समय है, थोड़ी सी स्ट्रेस में आप लोग हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ाई छोड़ दें, जितना हो सके पढ़िए। जो नोट्स हैं अपडेटेड वो भी मैं जल्दी से जल्दी ही आपके साथ शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, और प्लीज़ फेक चैनल के साथ मत जुड़िएगा। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, 28, 20, 28, 26, हाँ 25, और रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे भी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। 20 क्वेश्चन से ज्वाइन किया है गैलेक्सी, कह रहे हैं, अच्छा कोई बात नहीं। कल थोड़ा जल्दी मिलने की कोशिश करें, मतलब कल तो शायद रात वाली क्लास होगी नहीं, है ना, परसों मिलेंगे हम लोग।
चलिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद। 26 एक बार और बता दीजिए, 26 बता देते हैं यार, 1 मिनट में बता देंगे, कैसी बात कर रहे हो, बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26। A 3-year-old boy counted cat as a dog until he heard the cat meow. देखो, ये मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से समझा दूं अगर आप कहें तो, लेकिन वो चार्ट हमारे पास है या नहीं है, गूगल से सर्च कर लेंगे हम, कोई बात नहीं, वेट कीजिए 1 मिनट। मुझे पता था आप लोग इसी सवाल में उलझोगे, उलझा देंगे, कोई बात नहीं। इतना स्लो क्यों चल रहा है भाई, ये हैंग हो गया हमारा टीवी, आई मीन ये बोर्ड। चलिए खैर कोई बात नहीं, अभी के लिए मैं आपको बता देती हूँ। वैसे ही देखो, यहाँ पे सिंपल बात है, एक 3 साल का बच्चा है, इसने काउंट कर लिया था कैट को, डॉग ही मान लिया था क्योंकि उसके स्कीमा में वही फीडेड था, और उसने देखा कैट के भी 4 पैर होते हैं, डॉग के भी 4 पैर होते हैं, उसने देखा ये भी क्या है, एक डॉग ही है, अनटिल जब तक म्याऊ नहीं कर दिया कैट ने, तो उसका लगा यार कुत्ते की तो आवाज अलग होती है, ये तो कुछ और ही है, ये तो कुछ और ही है, कैटेगरी सही नहीं होगी प्रियंका, दिक्कत हो जाएगी। अब सीबीएसई जाना फिर। तो अगर हम देखें तो पहले जो एसिमुलेशन था वो तो सही था दिमाग में, जो एसिमुलेट किया हुआ था कि ये डॉग होता है, 4 पैर होते हैं, 2 एक पूंछ होती है, ये क्या है, एसिमुलेशन है, ऐड किया हुआ दिमाग में, स्कीमा में फीडेड है, ठीक। लेकिन फिर आती है क्या, एक सिचुएशन, एसिमुलेटेड क्या है कि ये डॉग होता है, इक्विलिब्रियम है कि जब उसने कैट को देखा और डॉग बोल दिया, जब तक उसने कैट की आवाज नहीं निकाली तब तक तो बैलेंस में ही थी स्थिति, तो इक्विलिब्रेशन हो गया। अब नई सिचुएशन कब आई, जब डॉग की आवाज भी निकाली इसने, डॉग की आवाज से अलग निकली कैट की आवाज, तो ये नई सिचुएशन है, थर्ड जो है वो नई सिचुएशन है। अब जैसे ही नई सिचुएशन आई तो डिसइक्विलिब्रियम अपने आप हो गया क्योंकि ये बैलेंस में नहीं है। अब डिसइक्विलिब्रियम जब डिसबैलेंस हो गया है या इम्बैलेंस क्रिएट हो गया तो एकोमोडेट करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा कि भाई डॉग और कैट में ये अंतर होता है, तो नया स्कीमा बनाना पड़ेगा या पुराने स्कीमा में चेंज करना पड़ेगा कि आवाज ऐसे अलग होती है और कैट एक अलग प्राणी है, ठीक। तो ये इसलिए जो है थर्ड ऑप्शन के साथ हम जा रहे थे। क्लियर है बात। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा, कमेंट्स में फिर से बताइएगा, कमेंट्स में एक बार बता दीजिएगा आपके विचार, सेशन कैसा लगा, आप आगे क्या चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 और बता देती हूँ, किसी को तो डाउट है। क्वेश्चन नंबर 14, ये तो आसान सा लग रहा है सवाल, बहुत हल्का सवाल है। चिल्ड्रन विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर मे फाइंड चैलेंजिंग टू, देखो ऑटिज्म वाले बच्चों को कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, ये बात एकदम सिंपल है ना। वो माय नेम इज खान वाला भी उदाहरण दिया था, ये पता नहीं इसको क्या हो गया, माय नेम इज खान वाला भी उदाहरण दिया था। कम्युनिकेट करने में स्टीरियोटिपिकल व्यवहार करते हैं, रिपीटेड व्यवहार करते हैं, बार बार सेम चीज़ रिपीट करते हैं, रूटीन में चेंज आ जाए, आसपास सराउंडिंग में चेंज आ जाए तो थोड़े परेशान से हो जाते हैं। तो ये सारी जो विशेषताएं हैं ये ऑटिस्टिक बच्चों की हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। 9 बजे, परसों से क्लास 9 बजे होगी भाई, कल छुट्टी है। बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय। नोट्स अपडेट करके 1 या 2 दिन में आपको मिल जाएंगे, फिर आप उनसे रिवीजन कर लेना, पुराने वाले तो अभी भी शेयर किए